दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज के दिन मतलब कि 2 सितंबर 2024 के दिन सुबह 11:30 पौने 12 के आसपास कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण खेड़ा की ओर से एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। उसकी टीजर छोड़ दिया था उन्होंने कि एक बहुत बड़ा धमाका वो करने वाले हैं। तो हम सबकी जो है इंतजारी थी कि भाई वो क्या बड़ा धमाका करने वाले हैं, कौन सी चीज में होगा, क्या होगा। तो फिर उन्होंने जो है एक मामले को एक्सपोज कर दिया। मामला ब्रीफ में बता दूं आपको, ये जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं वो विशेष रूप से हमारे वो दर्शक जो कि फाइनेंस की जो निटिग्रिटीज होती हैं, बिजनेस वर्ल्ड की जो निटिग्रिटीज होती हैं, उसके कायदे कानून से लेके बहुत कुछ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, आम आदमी की समझ से बाहर। और उस आम आदमी में मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ क्योंकि मैंने कभी बिजनेस जर्नलिज्म की नहीं है, थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, तो मुझे भी समझने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने सोचा कि आज एक ऐसे मेहमान को बुलाएंगे जो इस पूरे मामले को बिल्कुल खोल के इसका सरलीकरण करते हुए, सिंप्लीफाइड करते हुए आप तक वो पहुंचाए कि पवन खेड़ा ने जो आज एक्सपोज किया है, जो धमाका किया है, उसका मतलब क्या होता है, उसके मायने क्या निकलते हैं। और बहुत सारे उसमें जो मन में सवाल हमारे होंगे वो हम उनको पूछते जाएंगे और वो हमको बताते जाएंगे। वो हमारे दोस्त होंगे, हमारे बरसों पुराने सहयोगी, एक तरह से कहें, फील्ड में साथ में बरसों तक काम किया है। बिजनेस जर्नलिज्म में गुजरात और देश और विदेश तीनों जगह पे जिनका बहुत बड़ा नाम बोलबाला रहा है वो है हिमांशु भयानी, जो कि हम इनको जोड़ देते हैं। और साथ में वो ये भी बता दें आपको कि वो जो है डेट लाइन गुजरात करके जो है उनका एक डिजिटल माध्यम है जो बहुत अच्छी तरह से जो इन सब चीजों की जानकारी भी देता है, बहुत विश्लेषण और आकलन करते हुए वो देते हैं। तो उनका स्वागत कर लें। हिमांशु भाई, आपका स्वागत है। और मैं थोड़ा बता दूं दर्शकों को कि आज कांग्रेस ने क्या क्या चीजें जो है बताई, फिर आपके साथ वार्तालाप शुरू कर देते हैं, ठीक है। कांग्रेस ने, पवन खेड़ा ने कुछ ये कहा कि देश में शतरंज का खेल चल रहा है। मैं उन्हीं की जो निवेदन सामने है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आज हम उसी शतरंज के खेल के एक मोहरे के बारे में आपको बताएंगे और वो नाम है माधवीपुरी बुच। आप सब जानते हैं कि ये नाम सेबी की चेयरपर्सन का है। सेबी वो संस्था है, एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। तो ये कह रहे हैं, ये आरोप जो है इनका ये बहुत बड़ा है कि माधवीपुरी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी में पूर्णकालीन सदस्य मतलब कि डायरेक्टर थी। फिर 2 मार्च 2022 को माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बनी। सेबी की चेयरपर्सन को नियुक्त करने वाली कैबिनेट में प्रधानमंत्री मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह वो भी शामिल है। माधवीपुरी बुच जो है, अब मामला आगे बढ़ता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की पूर्णकालीन सदस्य मतलब कि डायरेक्टर होते हुए भी जो कार्यकाल उनका बनता है 2017 से 2021 अक्टूबर तक का, इस दौरान माधवीपुरी बुच जो है वो आईसीआईसीआई बैंक से सेबी के डायरेक्टर होते हुए भी आईसीआईसीआई बैंक से रेगुलर इनकम ले रही थी, जो कि 16 करोड़ 80 लाख रुपए होते हैं। सबके प्रूफ जो है वो दिए हैं पवन खेड़ा ने, वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रस्तुत किए हैं पवन खेड़ा ने। फिर पवन खेड़ा कहते हैं आगे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल ईएसओपी मतलब ईसोप और ईसोप का जो टीडीएस होता है वो भी आईसीआईसी बैंक से वो ले रही थी। इसलिए पवन खेड़ा कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि आप सेबी की पूर्णकालीन सदस्य होने के बाद भी अपना वेतन आईसीआईसीआई से क्यों ले रही थी। ये सीधे सीधे सेबी के सेक्शन 54 का उल्लंघन है। इसलिए अगर माधवीपुरी बुच में थोड़ी सी शर्म होगी तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक मामला है। उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि माधवीपुरी बुच मार्केट की स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर हैं, सेबी की चेयरपर्सन है, तब भी वे आईसीआईसी बैंक से वेतन कैसे ले सकती है। 17 से 24 के बीच में उन्होंने 22 करोड़
22,42,000 रुपए क्यों लिए आईसीआईसी पोटेंशियल से? आखिर वो आईसीआईसीआई को क्या सेवाएं दे रही थी? फिर बहुत सारे सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री और सबको दागे हुए। तो हिमांशु भाई, अब हमारे दर्शक, आम जनता, देश की आम जनता, आप बिजनेस जर्नलिज्म कर रहे हैं 25-30 साल से, और आपने हर चीज को, बहुत सारी ब्रेकिंग स्टोरीज की, आपने बहुत कुछ किया हुआ। अब हमारे दर्शकों के लिए, जो एक आम आदमी इस देश का, जिसको ये पता नहीं, जिसके पास स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए ना पैसा है, ना सोच है, ना समझ, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, ये समझाएंगे कि है क्या पूरा मामला? शुरुआत वहां से अगर कर दे प्लीज। सीधी सी बात, अगर मैं आपके दर्शकों को समझाऊं, अगर 1+1 2 मतलब 1 और 1 2 करने की अगर बात है, तो ये है कि आप जब किसी एक सरकारी अफसर के तौर पे या किसी सरकारी दफ्तर में एक आधिकारिक तौर पे जब आप बैठे हैं, और वो संस्था अगर भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनीज और भारतीय शेयर बाजार पर एक तरीके से निगरानी रखे बैठी है, मतलब कि आप एक रेगुलेटर संस्था है, आप एक तरीके से वॉचडॉग है ये पूरी व्यवस्था के, उसमें बैठने पर आप वहीं पे जो लिस्टेड कंपनीज होती है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी होती है, वहां से अगर आप पगार लेते हैं, अगर ये दस्तावेजी सबूतों के साथ बाहर आता है, तो ये कितना हड़कंप मचा देने वाली बात है। सबसे पहले तो सेबी के जो चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच जो बनी, वो एक नॉन आईएएस कैडर से आई हुई महिला है, तो उनका चयन डायरेक्टली वो लेटरल एंट्री के जरिए किया गया था। लेटरल एंट्री के जरिए चयन नहीं हुआ है हमारे देश में, ऐसा नहीं है। डॉक्टर रघुराम राजन आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे, ये सब लेटरल एंट्री से आए हुए हैं, मोन्टेक सिंह आलूवालिया। लेकिन यहाँ पे क्या था कि बहुत क्लियरली उनको किसी चीज को मतलब ढकने के लिए नहीं रखा गया था। व्यवस्था में जब लगा कि एक्सपर्ट्स चाहिए, तो वो एक्सपर्ट्स को, मतलब वो उस लेवल का एक एक्सपर्ट डोमेन होता है जिसका शायद हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास उतना तजुर्बा ना हो, तब जाके लेटरल एंट्री में इस तरीके से लोगों को लाया गया था। यहाँ पे आप लाए इनको, तो पहला जब ये हिंडनबर्ग का जो अहवाल आया अदानी का, उसमें क्लियरली ये बात आई कि महुआ मोइत्रा ने भी संसद के फ्लोर पे कहा था, बहुत सारे मतलब पी चिदम्बरम से लेके सभी ने स्टेटमेंट्स दिए थे, राहुल गांधी तो मतलब बकायदा उनका तो संसद सभ्य पद ही चला गया था इस मुद्दे को लेके कि आप यहाँ पे सेबी को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही। फिर दूसरी रिपोर्ट आई, दूसरी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने यह कहा कि आपकी जो रेगुलेटर संस्था है सेबी, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेटर करनी चाहिए, वो संस्था के जो मुखिया है, उन्होंने जो अदानी की कंपनी के जो फंड्स थे उसी में पैसा रोका था, जो फंड्स का इस्तेमाल किया गया था भारतीय शेयर बाजार में अदानी के स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन आज ये जो नई बात आई है, इसमें क्लियरली ये बात आ रही है कि आप एक संस्था के हेड है, जो संस्था भारत सरकार के कानून के दायरों के मुताबिक, जिसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लेवल के और एआईआईसी लेवल के लोग, कमिटी पूरी उसकी नियुक्ति करती है, तो वहाँ पे जब जो बैठे लोग हैं, तो उनका एक तरीके से अगर आप देखने जाए तो वो किसी दूसरी संस्था से सैलरी नहीं ले सकते। अब वो बोल रही है, एक वर्जन आ रहा है मुंबई के बिजनेस सर्किट से, सब जगह से, बिजनेस जर्नलिज्म की सर्किट से, कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसका डिक्लेरेशन दिया है। तो क्या माधवीपुरी बूच ने, जब ये हिंडनबर्ग अदानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब कमिटी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी सक्षम है इसकी जांच करने के लिए, और जो कमिटी बिठाई गई जिसमें आईसीआईसीआई के जो एक जमाने के फाउंडर केवी कामत है वो भी थे, और आईसीआईसीआई बैंक का अदानी ग्रुप में एक्सपोजर है, मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने लोन्स दिए हुए अदानी ग्रुप को, तो क्या तब माधवीपुरी बूच ने ये सब मुद्दे कि उनके पैसे वो फंड्स में वो आई सेबी में उससे पहले थे, सेबी में जब वो थी तब वो सैलरी ले रही थी आईसीआईसीआई बैंक से, उसके बाद ये जो भी डिक्लेरेशंस है, क्या उनका एक पूरा मतलब डिक्लेरेशंस लेके एक एफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को दिया था, ये कमेटी को दिया था, कहते हुए कि देखिए मुझे आप इस जांच पड़ताल से दूर रखिए क्योंकि मेरा इतना इतना इन्वॉल्वमेंट है। और सबसे बड़ी बात जो पवन खेरा जी ने कही है वो ये है कि जब वो सेबी की होल टाइम मेंबर थी, हालांकि उनके जरिए नहीं, बट उसके उस समय काल में आईसीआईसीआई, हालांकि एक लिस्टेड कंपनी है, शेयर बाजार में कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने जो आई थी, उसको लेके जो सेटलमेंट हुआ था, सेटलमेंट मतलब
मान लीजिए कि कोई कंपनी पकड़ी गई है कुछ गलत करते हुए, तो वो सेटलमेंट होता है। तो 2 ऐसे सेटलमेंट लेटर्स इश्यू किए गए थे। तो पवन खेड़ा जी का सवाल ये है कि क्या उसमें उनका अप्रोच बायस नहीं रहा होगा? हालांकि उन्होंने नहीं किया है, बट उनके मेंबर रहते हुए जब ये चीज़ हुई है, तो क्या उन्होंने उस सेटलमेंट लेटर्स को इन्फ्लुएंस किया होगा, नहीं किया होगा, ये तहकीकात का विषय है। लेकिन आज जिस तरीके से ये मामला आया है, पिछले कई डिबेट्स में मैंने कहा था, हिंडनबर्ग अदानी के मामले, दूसरी जो बात आई थी जो माधवीपुरी बुच को लेके, रेगुलेटर्स को लेके, तब मैंने कहा था कि ये मामला राजनीतिक तौर से तूर पकड़ेगा। और आज अगर हम देखने जाए तो ये मामला राजनीतिक तौर से तूर पकड़ चुका है। मतलब कहने की बात इनकी ये है कि आप किसी संस्था में सरकारी ओहदे पे रह के किसी प्राइवेट संस्था से पगार नहीं ले सकते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ऑफिस का जो वो रहता है कि आप 2 ऑफिस में काम नहीं कर सकते। हालांकि ईसॉप्स का ऐसा है, ईसॉप्स के बारे में मैंने बहुत सारे एचआर एक्सपर्ट से बात की। तो एक मिनट, तो ईसॉप्स का ये है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो मिलता है आपको, शेयर्स, वो शेयर्स अगर मान लीजिए आपको लॉक इन पीरियड आपने वहां पे सर्व किया है, आप निकल चुके हैं, तो वो आपके डीमेट खाते में वो आप मतलब रिडीम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सैलरी नहीं ले सकते। अगर आपने सैलरी लिया, और वो भी खास करके एक रेगुलेटर जो लिस्टेड कंपनी, स्टॉक मार्केट, इन सब के बारे में एक रेगुलेटरी एजेंसी के हेड है या उसके उस टॉप मेंबर ग्रुप में है, तो वो ऐसी लिस्टेड कंपनी से सैलरी नहीं ले सकते। वो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और डबल ऑफिस बैरर का जो मामला है, वो जो एक नियम आया था उसके मुताबिक, मतलब आप एक तरीके से आप देखेंगे तो बीसीसीआई के भी आप चेयरमैन है और आप कहीं पे मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं हो सकता। वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ऑफिस बैरर का जो मामला है वो हो जाता है। तो यहाँ पे ये बात है, और इस मुद्दे को लेकर राजनीति तूर पकड़ चुकी है। अब बात यही है कि तहकीकात होगी कि नहीं होगी। हर बार यहीं पे सवाल आके रुक जाता है। कोर्ट क्या इसके बारे में स्वायत्त संज्ञान लेगा या नहीं लेगा? आइडियली बातें ये आई कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को आज सुबह ही अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को बोल देना चाहिए था, ठीक है आप फिलहाल दूर हो जाइए, जब तक ये मामले की पूरी तहकीकात नहीं हो जाती है तब आप इस ऑफिस में मत आइएगा, आप छुट्टी पे चले जाइए जो भी है, और इंटरिम कोई भी मतलब आप बिठा दे सकते थे। लेकिन ये भी हुआ नहीं है। उल्टा मैंने देखा कि राजीव चंद्रशेखर की उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मुद्दे उठाए गए कोलकाता वगैरह के, लेकिन एक भी पत्रकार ने भी ये सवाल नहीं किया। तो मुझे ये भी लग रहा है कि पत्रकारों का भी मतलब एक कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए वो नहीं था, कि आधे घंटे या घंटे पहले मान लीजिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 11:30 से 12 के बीच, और 12 के बाद अगर राजीव चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें एक सवाल इस मुद्दे को लेकर नहीं किया गया। तो आई थिंक दिस इज द होल प्रोसेस, और क्यों ये नहीं हुआ है या क्यों नहीं हो रहा है, ये फिलहाल मुझे लगता है हमको नज़र बारीकी से रखनी पड़ेगी कि ये कैसे डेवलप होता है। या तो कोर्ट कुछ गतिविधि करे, या तो आई मीन फाइनेंस मिनिस्टर का उनका जो डिपार्टमेंट है वो कुछ गतिविधि करे। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों को बता दें कि कुछ सवाल पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री से पूछे हैं सीधे, जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सवाल बड़े वाजिब है। वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप जब रेगुलेटरी बॉडी, मतलब जो नियमन संस्थाएं होती हैं, उनके प्रमुखों की जब आप नियुक्ति करते हैं तो उनके लिए क्या उचित मानदंड रखते हैं? क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एसीसी के सामने सेबी चेयरपर्सन की नियुक्ति से पहले या बाद में उनके बारे में ये चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत हुए थे क्या, आए थे क्या प्रधानमंत्री को पता था कि माधवीपुरी बुच सेबी के कार्यकाल में लाभ के पद पर होने के बावजूद आईसीआईसीआई से सैलरी ले रही थी, जो अभी अभी आपने हिमांशु भाई को कहते हुए सुना? और ये सवाल फिर पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को मालूम है कि सेबी की चेयरपर्सन पूर्णकालीन सदस्य के रूप में, इधर जब चेयरपर्सन बनी तब भी, या तो उससे पहले जो डायरेक्टर थी तब भी, उस रूप में आईसीआईसीआई के खिलाफ शिकायतों का निपटारा कर रही, शिकायत को निपटा रही थी, और साथ ही आईसीआईसीआई से इनकम भी ले रही थी? ये पवन खेड़ा के पूछे हुए सवाल। सेबी की चेयरपर्सन थी तब, और जब डायरेक्टर थी तब भी उसको ईएसओपी, अब हिमांशु भाई मैं वो जो मैंने अपने बीच में जो इशारा किया था वो ये था कि ईएसओपी समझा दे, पर आपने बता दिया कि एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, मतलब एम्प्लॉइज को एक तरीके से शेयर्स दिए जाते हैं एज अ इंसेंटिव। हाँ, जो कंपनी में वो जाते हैं उनका एक लॉक इन पीरियड रहता है,
अगर वो लॉक इन पीरियड आपने सर्व किया तो आपके खाते में वो शेयर्स आते हैं, और जब आपको लगे कि इसकी वैल्यू अच्छी है तब आप निकाल दीजिए। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। हालांकि अगर वो ईसॉप्स उस दौरान इश्यू किए गए जब वो होल टाइम मेंबर के पद पे थी, लॉक इन पीरियड की बात नहीं, मान लीजिए वो पहले आईसीआईसीआई में नौकरी करती थी और वो ईसॉप्स है तो बात अलग है। लेकिन अगर वो नौकरी नहीं करती थी और ईसॉप्स दिए गए हैं तो ये इनडायरेक्टली ब्राइबरी का ही मामला हो जाता है। ये इनडायरेक्टली ब्राइबरी का मामला हो जाता है। यही पूछा है पवन खेड़ा ने, हिमांशु भाई, कि क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली एक बात आज आपके चैनल पे इकरार करना चाहता हूं कि मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुका हूं। एक जमाने में मेरे को एक कंपनी के मालिक ने खबर दी थी कि हम ये करने जा रहे हैं। हमने बोला जब होगा तब हम करेंगे, जब आप मतलब ड्राफ्ट फॉर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस दायर करेंगे तब ये स्टोरी हम करेंगे। और हम तो मतलब मैं बोला इंडिया के स्टॉक मार्केट के मुताबिक भी नहीं, इंडिया के स्टॉक मार्केट या सेबी को आप डीएचआरपी फाइल करेंगे तब ये करेंगे, हम करेंगे सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के नियम के मुताबिक, मतलब वो जो इंटरनेशनल संस्था है एसीसी। 10 मिनट के बाद आपका डीएचआरपी फाइल होगा, आप हमें बोलिएगा, 10 मिनट के बाद हम ये खबर ब्रेक करेंगे। अगर 10 मिनट के पहले कोई कर देता है तो उसका किस्मत, लेकिन हम 10 मिनट के बाद करेंगे। और आपको जान के हैरानी होगी, आज तक वो कंपनी लिस्ट नहीं हुई है। और मुझे बाद में अप्रोच किया गया था कि अगर आपने ये खबर कर दी होती तो हम आपको हमारी जो 3-4 फ्लैगशिप कंपनीज है उसके 1-1 लाख शेयर देने वाले थे एज अ गिफ्ट। आज मैं शायद आपके चैनल पे चर्चा करने के लिए बैठा नहीं होता क्योंकि मैं ऑलरेडी करोड़ाधिपति हो चुका होता। आज की तारीख में वो कंपनी लिस्टेड नहीं है। हालांकि एक दूसरे पत्रकार ने मतलब ये स्टोरी बाद में वापस रिपीट होकर आई थी, एक दूसरे पत्रकार ने ये खबर की थी और आज की तारीख में ये कंपनी लिस्टेड नहीं हुई है। नहीं। मैंने तभी उनको कहा था कि आप जो बात कर रहे हैं वो आपका आम जो है वो बहुत ही मतलब पेचीदा परिस्थितियों से पसार हो रहा है, वो नहीं होने वाला है और ये नहीं आज की तारीख में नहीं हुआ है। तो ये होता है, ये एक तरीके से इनडायरेक्टली एक ब्राइबरी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। ये बीच में आपने एक्सपीरियंस बता दिया। आगे सवाल जो दो पूछे मैं खत्म करता हूँ। तो जो कह रहे थे हिमांशु भाई, अभी वही सवाल है पवन खेड़ा का कि भाई सेबी की ये जब चेयरपर्सन रही थी या तो जब डायरेक्टर थी, तो उस ओहदे पे रहते हुए उनको ये जो स्टॉक ऑप्शन का प्रॉफिट जो है वो क्या आईसीआईसीआई छोड़ने के बाद भी मिलता रहा? तो क्यों मिलता रहा? और इसके बारे में क्या प्रधानमंत्री जानते थे? और आखिरी सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि सेबी की चेयरपर्सन के बारे में इतने खुलासे होने के बाद भी उन्हें कौन बचा रहा है और क्यों बचा रहा है। अब आते हैं इस मुद्दे पर। हिमांशु भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला। आप देखिए, आप जानते हैं मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल और क्रिमिनल साइड में, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे हैं बिजनेस साइड में, ठीक है। हम दोनों एक चीज तो जानते हैं कि खबर तभी कुछ लीक होती है जब कोई किसी को गिराना चाहता है, ठीक है। जैसे मैं मतलब छोटा सा एग्जांपल दर्शकों को बता दूं, अब तो बातचीत कर रहे हैं, हिमांशु भाई तो जानते हैं, लेकिन दर्शक के लिए सिर्फ एक एग्जांपल लिए कि एक बड़ा एनजीओ गुजरात का था, बहुत साल पहले की बात है, आपको पता होगा, याद भी होगा। उसने भूकंप के बाद 1.5 अरब रुपए का घोटाला किया, फॉरेन से बहुत सारी एड मिली, बहुत नाम था उस एनजीओ का। और उसके 2 साल, भूकंप के 2 साल बाद तक कोई कुछ नहीं बोला, 1.5 अरब रुपए आए और वो हजम हो गए। अब ये कैसे पता चलता है कि 1.5 अरब आए और हजम हो गए? 1.5 अरब बड़ी बात होती है, वैसे 2003 की बात कर रहा हूँ। तो अंदर से जब कोई फूटा और किसी ने कहा कि भाई साहब ये खेला हो गया है, तो हमने कहा प्रूफ लाओ। तो एग्रीमेंट जो होता है 2 एनजीओ के बीच में एड का, और वो पूरे का पूरा मुझे जब मिला, उसके बाद मैंने उसको 3 बार रीचेक किया, उसके बाद खबर छापी। तो आप भी जानते हैं कि ये जो मामला लीक हुआ है हिमांशु भाई, ये ऐसे नहीं हुआ है, कांग्रेस ने कोई अपने जासूस छोड़ के रखे हो, ऐसा नहीं होगा। ये या तो कोई कॉम्पिटिटर कॉर्पोरेट है, या तो फिर सेबी, या तो आईसीआईसीआई से या अदानी से कोई जो है वो कोई ऐसा संतोष यादव की इनके खिलाफ जो यहाँ पे कुछ कर रहा है। What is your purview? What is the point of view on this? नहीं, आपने बहुत ही सटीक सवाल किया है। और मैं एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री कार्यालय को पता नहीं है या सरकार को पता नहीं है, मैं मान सकता हूं कि उनको पता नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप सेबी जैसी संस्था में एक ऐसे ओहदे पर हो तो कंपनी हमेशा एक एनुअल रिपोर्ट फाइल करती है। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी सभी डिटेल्स देती है।
उस डिटेल्स के मुताबिक जब ये तहकीकात का मामला आया हिंडनबर्ग अदानी का, तब आपका फर्ज ये बनता था कि वो जो आप बोल रहे हो कि हमने डिक्लेयर कर दिया है, हमने डिक्लेरेशन सेबी को दे दिया है, वो सब डिक्लेरेशन एक फाइल में डाल के उसके ऊपर एफिडेविट डाल के आपको वो जो कमिटी थी मिस्टर केवी कामत वाली, उनको दे देने की जरूरत थी कि भैया ऐसा ऐसा है। और माधवीपुरी बूच ओपनली मतलब प्लेटफॉर्म से अगर आप देखने जाए तो वो ब्लैकस्टोन ब्लैक रॉक ग्रुप की जो प्रोडक्ट्स है REIT उसको भी एडवोकेट करती थी, तब भी वो मतलब ये कैविएट नहीं देती थी कि मेरे हस्बैंड जो है वहां पे नौकरी कर रहे। एक दूसरी बात भी आ रही है कि माधवीपुरी बूच का रिकमेंडेशन जो है वो गुजरात के एक IAS अधिकारी है सुधीर मांकड़, जो कि गिफ्ट सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, वहां से हुआ था। क्योंकि एक बात ये आ रही है कि धवल बूच जो उनके कजिन, अब इसमें कितनी पुख्ता मतलब बातें ये पता नहीं है। हमारे राजकोट में ये भी बात चल रही है कि यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके वो धवल बूच अच्छे खासे दोस्त हैं, तो आप ये समझ सकते हो। मैं नाम ले सकता हूँ भाई, हाँ, मैं नाम ले दूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, नाम हसमुख नहीं ले घटिया, रहा हूं, लेकिन हमको मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप सोचने की कोशिश कीजिए। ये जो पूरा ये बूच, ये मांकड़, अदानी ग्रुप में कुछ ऐसे CEO फर्स्ट जो वही कम्युनिटी के थे, इन सबका अगर आप कनेक्ट निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वड़नगर से निकलेगा। तो ये क्या मिलके पूरा का पूरा एक स्कैम करने जा रहे थे, समझने वाली बात ये, ठीक है। बिल्कुल। खैर वो जो भी है वो एक अलग मसला है, अलग चीज है। लेकिन आपने जो सवाल किया कि बातें पब्लिक डोमेन में तब आती है जब अंदर से कहीं से कुछ बातें आई हो। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, आपने पहले रिपोर्ट में बोल दिया कि राष्ट्र की जो अर्थनीति है उसके खिलाफ ये हमला है, ठीक है। विदेशी हमला, विदेशी हमला, हाँ, विदेशी हमला मान भी लिया, चलिए विदेशी हमला था, ये था वो था। दूसरी बार आपने कहा कि अर्थतंत्र को तोड़ने की बात है, तो क्या अदानी दूसरे रिपोर्ट में तो मतलब ये बात थी कि आपके रेगुलेटर जो है उसको लेके सवाल या निशान थे। और अदानी का शेयर कौन सा ऐसा मतलब हो गया कि आप कल को जाके किसी इमिग्रेशन काउंटर पे दिखाएंगे फ्रांस में या ऑस्ट्रेलिया में या USA में, तो वो बोलेंगे ठीक है भाई साहब, इंडियन पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। या किसी करेंसी एक्सचेंज पे आप चले गए और दे दिया एक शेयर, तो बोलेगा ले जाओ $1000, तब जाके हमला होता है। अगर हिंडनबर्ग, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 कंपनीज में ऐसा सब जोलजाल निकाल के बोलता है कि ऐसा ऐसा है, तब जाके अर्थतंत्र पे हमला होता है। एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 7 लाख करोड़ है, आपकी जो अर्थव्यवस्था है आज की तारीख में $3.9 ट्रिलियन, उसकी वैल्यूएशन होती है 340 लाख करोड़। तो क्या 2% मतलब आपकी जेब में 100 रुपए का चिल्लर है, उसमें से 2 सिक्के कहीं गिर गए तो क्या आपकी जेब में 98 रुपीज नहीं है? तो क्या आप मतलब खत्म हो गए, आपके 98 रुपए भी चले गए? तो ये क्या मतलब एक नैरेटिव चल रहा था, ये पता नहीं था। लेकिन अब आप इसे कैसे काउंटर करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे एक राजकीय पक्ष आ गया सामने, और राजकीय पक्ष ने बहुत क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि ये पॉलिटिक्स है, अब हम ये पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि 2G और 3G वाले मामले में आपने जो किया था, तो हमने नहीं कहा था कि राष्ट्र के ऊपर हमला है, राष्ट्र की अर्थनीति के ऊपर हमला है। हमने आप इसमें तहकीकात कीजिए। अब समझने की बात है, जो आपने कहा कि 1.5 अरब का जो फंड आया, बाहर आया, कैसे आया, इसमें भी यही चीजें समझनी पड़ेगी। बहुत सारी बिंदुओं को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लास्ट वीक अगर बुधवार गुरुवार की खबरें आप देखेंगे तो खबरें क्या चल रही थी कि एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ग्रुप है, वो मतलब फोर्ब्स लिस्ट की पादान में आ रहा है। शुक्रवार शाम को एक खबर आई कि गुजरात गवर्नमेंट की जो पेट्रोलियम कंपनी है GSPC, उसका रिस्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी बात है। तब से जो बातें मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर के रिपोर्टरों से की, तो उनको भी मतलब ये लगा कि एक बड़ी कंपनी जो है, मतलब ये अगर आप 4 कंपनी 5 कंपनी मर्ज करके गुजरात GSPL ट्रांसमिशन लिमिटेड एक रिजल्टेंट कंपनी करते हैं, इसकी इक्विटी बड़ी होगी। इस इक्विटी की बड़ी मतलब मान लीजिए एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर है, तो आप 7 कंपनी अगर मर्ज करते हैं तो 7 करोड़ शेयर होते हैं उसके, या 8 करोड़ शेयर होते हैं, जो भी है। तो वो इक्विटी बड़ी होने से आप 5-10% हिस्सा देंगे वैल्यूएशन बढ़ा के, तो वो जो पैसा चैनलाइज करना है, क्योंकि फिलहाल जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में युद्ध के या जो भी है, वो पैसा आप चैनलाइज कैसे करेंगे? कौन आके रोकेगा आपकी इकोनॉमी में? कौन FDI के जरिए रुपया लाएगा? तो ये पैसा चैनलाइज होने वाला था, और शायद ये ग्रुप जो है वो आने वाले दिनों में उसमें हिस्सेदारी लेने वाला था। क्योंकि NCLT और CCI में तो मान लीजिए आपको नॉड मिल भी जाता है इस मर्जर के लिए। ये क्या वही ग्रुप है जो जामनगर में सबसे बड़ा एनर्जी पार्क बनाने वाला है?
नहीं, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। तो जीएसपीसी की ये जो खबर आई, जीएसपीएल ट्रांसमिशन लिमिटेड, तो जीएसपीएल ट्रांसमिशन लिमिटेड इज मेनली इनटू द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ गैस। तो ऐसी बात आ रही थी कि जो कंपनी फिलहाल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो इसमें हिस्सा लेगी, और जब वो हिस्सा लेगी तो वापस वो टॉप 10 में आ जाएगी, नेटवर्क बढ़ जाएगी आपकी। बट ऑब्वियस है, आपकी शेयर प्राइस की, आपका ये जो लिस्टिंग होता है वो आपकी नेटवर्थ और शेयर वैल्यूएशन के ऊपर होता है, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। ऐसी बात थी। अब ये शुक्रवार को जो खबर आई और सोमवार को पवन खेरा जी जिस तरीके से आए, तो ये बात तय है कि 48 घंटे में कांग्रेस का कोई कार्यकर इतना सक्षम नहीं है कि ये डिटेल्स लेके आएगा। ये डिटेल्स कोई कॉर्पोरेट फीड कर रहा है, ये 100% बात है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक कॉर्पोरेट वॉर है ये। कोई अब ये हिंडनबर्ग वाला मामला नहीं, अब हिंडनबर्ग नहीं है, अंदर कोई खिला खेल रहा है जो चाहता है कि जो हिंडनबर्ग के इम्पैक्ट से अदानी ग्रुप बाहर ना निकले और कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग के घाव उनको लगते रहे। तो ये पूरा का पूरा एक कॉर्पोरेट वॉर हो चुका है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरे बिंदु भी कनेक्ट कीजिए, जिस तरीके से एक इंडियन जो एक स्पोर्ट्स बॉडी के सबसे बड़े उस पर पहुंचे हैं, और वहां पे जिस तरीके से फैंटेसी स्पोर्ट्स वगैरह को जो लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट जो आई बैटिंग की, उसके बाद की जो बातें हो रही है, आजकल एक नया ऑप्टिक्स बिल्ड किया जा रहा है कि गेम्स और स्पोर्ट्स में वो ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो ये सब खेला उस दिशा में जा रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक और अदानी ग्रुप ने ज्वाइंटली जून महीने के अंदर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये आईसीआईसीआई ग्रुप एक जमाने में जो राइवल ग्रुप है उसका फेवरेट हुआ करता था। अब सुनिए पूरी की पूरी जो बिंदु दूसरे भी कनेक्ट कीजिए। बीच में इनका एक बेसिकली एक डाउट है जो जर्नलिस्ट की शक्ल में बैठा है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करता रहता है। वो है गुजरात से, लेकिन वो दिल्ली बॉम्बे घूमता रहता है, वो करता रहता है। उसने ये खबर लीक की थी कि खरा करके जो बंदा है, जो इसके एसबीआई के चेयरमैन, वो सेबी के हेड बनने जा रहे हैं। हाँ, ये खबर आई थी बीच में। ठीक है, तो खारा को क्यों बनाएंगे आप सेबी का हेड, जब एसबीआई का जिस तरीके से पूरा का पूरा मतलब दिवालियापन निकल चुका है इस मामले को लेके, मेंटली जो दिवालियापन दिखाया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। तो क्या कोई पीछे से खेल रहा है जो खारा को सेबी के अंदर ले जाना चाहता है? क्योंकि वही एसबीआई के लोग, कुछ लोग उस बोर्ड पे बैठे हैं जो ये कॉर्पोरेट कंपनी ने एक फिनटेक कंपनी खड़ी की है। अब ये फिनटेक कंपनी क्या आने वाले दिनों में, जिस तरीके से अदानी आईसीआईसीआई का एक जॉइंट कार्ड लॉन्च हुआ, तो क्या ये आईसीआईसीआई को खत्म करना चाहती है, साथ ही जो राइवल है उसको भी खत्म करना चाहती है? तो ये पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे पास हालांकि कोई पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं, हम बिंदुओं को जोड़ते हैं खबरों के साथ कि खबर क्या हुई, कहां पे वो काउंटर कर रहा है, कौन सा रेजिस्टिव खबर आ रही है। तो आज मेरी जब चर्चा हुई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैं यही मान रहा हूं कि अब ये कॉर्पोरेट वॉर है। अब आप किसको बोलेंगे? हिंडनबर्ग तो है नहीं इसमें, अब तो ये जो है वो राजनीतिक पार्टी कर रही है। तो क्या अब आप ये बोलेंगे कि राजनीतिक पार्टी अपनी देश की अर्थव्यवस्था के सामने हमला कर रही है? तो ये कॉर्पोरेट वॉर अगर है और ये अगर इस दिशा में जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल बैटलफील्ड में आ चुका है, ये कॉर्पोरेट राइवलरी पॉलिटिकल अरीना में आ चुका है, और ये बियॉन्ड कंट्रोल होते जा रहा है। ये बहुत ही नुकसान करेगा आने वाले दिनों में। अब मैं फिर से एक बार पूछूंगा कि एक ऐसी कंपनी है जो जामनगर में बहुत बड़ा एनर्जी पार्क बनाने की घोषणा कर चुकी है, मेरे पास मयूर फिलहाल, जैसे मैंने कहा, मैं बिंदुओं को जोड़ रहा हूं घटनाक्रम के साथ, और मैं देख रहा हूं अगर मान लीजिए कि जीएसपीएल ट्रांसमिशन लिमिटेड में ये कंपनी हिस्सा लेती है, तो वो जो राइवल ग्रुप है उससे आगे निकल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा खेला उसको रेजिस्ट करना है कि वो वहां, क्योंकि ये ग्रुप का बहुत क्लियर एजेंडा है, हमारा काम हो ना हो, दूसरे का नहीं होना चाहिए। इनके जो एक सर्वे सर्वा बैठे गुजरात में, वो बहुत क्लियरली बोलते हैं, इनके जो एक सर्वे सर्वा बैठे गुजरात में, वो क्लियरली बोलते हैं कि हमारा काम हो ना हो, हमारी फाइल पास होना हो, सामने वाले की नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है, एक जमाने में जब नरेंद्र भाई चीफ मिनिस्टर थे, तो ये जो कॉर्पोरेट वाले, उनको कहा गया था कि आप हमको सलाह, नरेंद्र भाई ने कह दिया था फोन पे कि आप हमको सलाह मत दीजिए, गुजरात आपके बाप का नहीं, हमको कैसे चलाना है हमको पता है। तो क्या ये वो स्कोर सेटल हो रहा है? क्या ये वो स्कोर सेटल हो रहा है? और वो स्कोर सेटल होने में क्या ये कॉर्पोरेट अलग तरीके से खेल रहा है? हम पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करें, हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। पुख्ता सबूत होता
तो कोई बोले ना बोले मयूर, मैं बिल्कुल बोलता, लेकिन मेरे पास मुझे पता फिलहाल है। कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए मैं मतलब कॉर्पोरेट ग्रुप करके बोलूंगा, नाम लेके बात नहीं करूंगा। और मैं दर्शकों को कम से कम इतना बता सकता हूँ, और ये मैं कह रहा हूँ, ये हिमांशु नहीं कह रहे, जो मैं समझ पा रहा हूँ पूरा अपने अनुभव से, और जो मेरी बहुत, क्योंकि बिजनेस जर्नलिज्म मेरा फोटे बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरह से हिमांशु का है, लेकिन पॉलिटिकल जर्नलिज्म मेरा फोटे है। जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि ये A1 और A2 जिसको कहा था राहुल गांधी ने संसद में, उसी का जिक्र यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, जहां तक मेरी समझ जो बन पा रही है वो बन पा रही है। और उसी दो, जो A1 और A2 के बीच में जो एक, जैसे भी हिमांशु ने अपनी संभावनाएं बताई, जो सोच रहे हैं, जो बिंदुओं को जोड़ रहे हैं, मैं भी जोड़ रहा हूं, तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि हाँ, ये कुछ उस तरह का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है कि स्कोर्स जो हैं वो उस समय के कालखंड के उस कहते हैं ना कि थ्रेश होल्ड पे जाके इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, जहां पे चीजें बड़ी लिक्विड। शुक्रवार की शाम को स्टॉक एक्सचेंज पे एक खबर आती है, और सोमवार को पवन खेड़ा, मतलब शनिवार को ये कहा, शनिवार को रविवार को कहा जाके धमाका करेंगे। धमाका। मयूर भाई, धमाका 48 घंटों में आपके पास धमाके का सामान नहीं आता है, खास करके जब शनिवार और रविवार को, मतलब पूरे मुंबई में आप शुक्रवार के बाद, बड़े बड़े शहरों में शुक्रवार को 3 बजे के बाद कोई आपको जवाब नहीं देगा, 7 बजे तो वो नहीं अपना देता है। मतलब बॉटल्स खोल के बैठे होंगे, बिंजिंग करेंगे, दूसरे दिन सो जाएंगे, शनिवार को जाएंगे शॉपिंग करेंगे, रविवार को घूमेंगे, तो वो कोई काम नहीं करेगा। तो ये डिटेल्स पहले से पड़ी थी, और इसका ये सही प्रिपेयर वक्त थी, पे, सही ये वक्त थाली पे में इस परोस के दी डिटेल्स गई। को, सही वक्त पे इस डिटेल्स को खोला गया है। अब ये क्यों खोला गया है, क्या खारा को बिठाना चाहते हैं ये लोग, ये भी समझना पड़ेगा। ये भी समझना पड़ेगा। उनका आदमी, देखिए ये इनका आदमी है, वो उनका आदमी बिठाना चाहते हैं, ये बात भी समझनी पड़ेगी। शनिवार मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, शुक्रवार 3 बजे के बाद आपको मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जगह कोई जवाब मैंने तो नहीं काम, देगा, मैंने और आपने दोनों ने काम किया हुआ है, हम जानते हैं कल्चर क्या है कोई वहां का। जवाब नहीं देगा आपको। कोई नहीं, कोई पूछता भी नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है। तो अच्छा, अब एक एक चीज ये आखिरी बार, मतलब क्योंकि अब वो एक लिमिट भी रखनी पड़ती है, और ना इंटरेस्टिंग बातें हो रही है, नहीं, और मैं बिल्कुल। बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस पूरी बातचीत को, और क्योंकि वो टाइम लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। अब ये सब जो हो रहा है, अब ये तो क्या है कि एक तरह से मैं इसको जो है यादवा स्थली के रूप में देखता हूँ, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यादवा स्थली ही है ये। क्योंकि लेकिन हमको ये नहीं, जो भी लेकिन है, हमको हमको नहीं, लेकिन हमको ये समझना है कि शास्त्रों में जो यादवास्थली हुई थी वो सही में हुई थी। ये यादवास्थली इंजीनियर्ड है, ये कोई पर्दा है, ये कोई स्मोक स्क्रीन है, ये हमको समझना पड़ेगा कि इस यादवास्थली को जिस तरीके से इसके ऑप्टिक्स बिल्टअप किए जा रहे हैं, उसके पीछे कौन सा खेला चल रहा है। हाँ वही वही उसी वहीं जा रहा हूँ, वही मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपसे। तो यही है कि ये जो भी हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ अभी वो तलवार, भाला, बंदूक, तोप तान के अभी दिखाई दे रहे हैं, और वो जैसे बहुत सही कहा पवन खेड़ा ने कि ये शतरंज का खेल चल रहा है भाई साहब, और इसमें से एक मोहरा है, वो माधवीपुरी बूच है। अब वो शतरंज खेल कौन रहा है, सवाल ये है ना? सवाल ये है कि शतरंज खेल कौन रहा है, इस तरफ कौन बैठा है, उस तरफ कौन बैठा है। प्यादा एक मोहरा जो है वो माधवी बूझ हो सकती है, वो समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन जो खेला खेल रहा है खिलाड़ी जो है इस तरफ और उस तरफ सामने की ओर, वो कौन है, वो समझने की कोशिश हमको लगता है हिमांशु, हम लोग बात करते रहेंगे इसको, उसकी परतें खोलते रहेंगे जैसे इसीलिए जैसे। इसीलिए देखिए, इसीलिए एक एक गाना है बेबी सॉन्ग का, उसकी एक बहुत ही अच्छी स्टैंजा है, खेलने वाला कोई नहीं, खेल बिल भी चलता है। तो ये खेल क्यों चल रहा है ये समझना पड़ेगा, और कुछ ये डॉट्स समझना आप कनेक्ट कीजिए। जिस तरीके से एक स्पोर्टिंग ऑफिस में एक सबसे बड़े इंडियन बैठे हैं, तो क्या ये लड़ाई नंबर 2 और नंबर 1 के बीच शुरू हो गई है, जिसमें नंबर 2 की तरफ एक कॉर्पोरेट है और नंबर 1 की तरफ एक कॉर्पोरेट है, ये भी समझना पड़ेगा। मैं बहुत सारी संभावना है इसमें, बहुत सारी संभावना है। बहुत सारी संभावना है, और बिल्कुल। और मैं बताऊं, मैं काफी दिनों के बाद जो है ना, आज दोपहर को, मतलब मैं तो कुछ दिनों से बीमार भी था, अस्वस्थ था, तो ठीक हुआ, 3-4 दिन आराम भी किया, आज पहली बार, आज कुछ 6 दिनों के बाद मैं आज काम पे लगा हूँ। और जैसे ही ये सुनी ना खबर, तो मैं काफी एक्साइटेड हो गया, मतलब वो हमारे हार्मोनल में जो है ना, वो थोड़ा वो हो जाता है, जैसे इस खबरें दूसरा आती तो दूसरा जानते आप एक हो। और देखिए, दूसरा एक आप और देखिए, दूसरा एक चीज और देखिए, आजकल कोऑपरेटिव हाँ बैंक्स को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही है। तो हाँ खेल हाँ, आ कहाँ रही है, आ शुरू हो रही गया है। है ये समझना पड़ेगा आपको।
जैसे राजकोट और नागरिक गुजरात कोऑपरेटिव की बैंक को लेके आज एक और खबर आई है कि मामा ने अपने जमाई के द्वारा बैंक को चूना लगा दिया अहमदाबाद में। चूना लगा दिया। तो ये खबरें बिल्कुल। बहुत आ रही है कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को लेके भी। तो और ये सब समझना पड़ेगा। कल मुझे अहमदाबाद की, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अहमदाबाद की एक बहुत जानी मानी कोऑपरेटिव बैंक को लेकर मुझे कल किसी ने फोन किया कि भाई साहब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। अब वो भी नाम नहीं ले पा रहा मैं उसका। दूसरा एक और चीज भी मार्क कीजिए, आजकल मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाना बहुत ही आसान नहीं होता है। कौन सी कोऑपरेटिव बैंक्स की खबरें ज्यादा चल रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये भी थोड़ा नजर डालिए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये खेल कहाँ से, किस दिशा से, कौन से मतलब बिंदु आप जोड़ेंगे तो चित्र बन रहा है और ये क्यों हो रहा है ये भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों को एक चीज बता दें कि देखिए, हमने मर्यादा में रहते हुए, क्योंकि कुछ चीजें जो है जब तक, अब हिमांशु बहुत सही कह रहे हैं कि जब वो जिसकी आकार लेती है तब हमको पता चलता है कि हम सही थे हमारी सोच में या हम गलत थे। हाँ, पर साक्ष्य अगर न हो तो नाम नहीं ले सकते। लेकिन हमने कम से कम बात तो उस तरह से तो की है आपसे, हम आप समझ पॉसिबिलिटीज पे पाएंगे बात कर सकते हैं, हम पॉसिबिलिटीज पे कि बिल्कुल बात कर सकते हैं नाम लिए बिना। और हमने ये बात बेझिझक, बेखौफ, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी फेवर, फेयरली रखी है। और हम लोग करते रहेंगे इस पे बातचीत, आप तक पहुंचाते रहेंगे जैसे जो डेवलपमेंट होगा। क्योंकि ये जो भाई साहब बैठे हैं वो भी खोजी हैं, हम भी बहुत खोजी हैं, हम खोजबीन करते रहते हैं। तो मैं अपने हिसाब से लगूंगा, ये अपने हिसाब से लगने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा, हम दोनों को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है खबर के तौर पे, ये भी हकीकत है। तो कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा। नहीं मतलब तो आप सुबह से अगर आप देखेंगे तो पवन खेड़ा ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद यही नैरेटिव आ रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, टुमारो नेवर डाइज करके एक फिल्म आई थी जिसमें वो एक विलन होता है, वो बोलता है कि आई वांट टू वर्क फॉर अ न्यूज़पेपर इन हांगकांग, इट वाज अ रैग बट एडिटर टॉट मी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इट्स नॉट अबाउट हु व्हाट व्हेन वेयर, इट्स व्हाई इज द स्टोरी। और ये क्यों हो रहा है ये हमने आपके दर्शकों के साथ बात की, ये हो तो रहा है। और अब इसमें आप क्या बोलेंगे, हिंडनबर्ग ने जो किया वो तो चलिए राष्ट्र की अर्थनीति के ऊपर हमला था। अब ये तो कांग्रेस बोल रहा है कि हम राजनीति करेंगे क्योंकि आपने भी की थी। क्या ये राष्ट्र के अर्थनीति के ऊपर भी हमला है? आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? मुझे लगता है बतौर पत्रकार, बतौर पब्लिक, मुझे लगता है इन सब चीजों के ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी और देखते जाएंगे कैसे खबरें बनती है, क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बातचीत हुई, मुझे बड़ा आनंद लगा आया। और मैं समझता हूँ कि मानता हूँ कि दर्शक हमारे जो हैं उनको भी ये बड़ी रोचक और बड़ी हमने सरलीकरण करके, सिंप्लीफाइड करके आप तक बातें पहुंचाने की कोशिश की, ताकि कोई मतलब हैवी जार्गन्स, बड़े बड़े भारी शब्द और वो जो टेक्निकलिटीज है वो आपको उसमें वो ना जाना पड़े। आपको बिल्कुल साफ सुथरा आपके सामने खोल के हमने रख दिया है। हिमांशु भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे ही आपसे बातचीत करते थे, ये मामला और आगे बढ़ने जाना, क्योंकि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है। टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत सारे मामले आप वेट एंड वॉच कीजिए। हाँ। मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ जो कुछ हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय फलक पे, जो कुछ हो रहा है इकोनॉमी में, भारत की इकोनॉमी में, नवंबर तक आप देखते जाइए बहुत सारी खबरें आएंगी। नवंबर तक वेदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और वेदर इस बार जिस तरीके से हमने वडोदरा वगैरह सब जगह पे देखा कि बारिश कम होने के बावजूद जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की परतें खुलनी शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है बहुत सारी हमको मतलब बहुत व्यस्त रहना पड़ेगा कि सडनली ये जो पूरा शुरू हुआ है वो कहाँ पे जाके रुकेगा। बिल्कुल। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड टॉकिंग टू आवर व्यूअर्स, थैंक यू। तो दोस्तों, हिमांशु भयानी थे, आपने उनसे बातचीत हमारी सुनी, साक्षात्कार देखा, सुना। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप ही के लिए रखा हुआ है और आप उसमें अपनी राय, अपनी सोच, इस कार्यक्रम के बारे में क्या रखते हैं वो लिख के जरूर से बताएं। ये हमारा आग्रह है, वो हमेशा रहता है, आज भी। और ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर से करें। इसकी लिंक जो है वो उसको हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये जो खबर, ये जो विश्लेषण, ये जो बातचीत है पूरी, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, आप सबके समर्थन से, आप सबके सहयोग से। और अंत में हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि इस चैनल को, हमारी जो है 4PM गुजरात को, आप सब्सक्राइब अगर नहीं की है तो कर ले, और अगर कर ली है तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सबका। अपने आसपास के लोगों से भी इसको करवा, इतना जरूर करें, ये हमारी छोटी सी विनती है, इसको मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी के साथ, आप सभी को हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।